हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है IIT JEE रैंक प्लस हिंदी मीडियम, और मैं हूं आपका अपना फिजिक्स टीचर सौरभ अग्रवाल। सर, क्या हाल चाल है बच्चों? कैसे हो यार आप सभी लोग? चलिए बच्चों, तो शुरुआत करते हैं। जिस चीज़ का हम इंतजार कर रहे थे, जिस घड़ी का हम इंतजार कर रहे थे, जैसा कि आपको पता है बेटा जी, हम लोगों ने सफलता सीरीज के बारे में आपको बताया था कि यार सुबह 6 बजे, है ना, अभी सुबह 6 बजे हो रहे हैं। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो यार सफलता सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं, फिजिक्स की हम शुरुआत कर रहे हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है बेटा जी, ये तो सदिश है। ये तो छोटा चैप्टर है, तो 1 घंटे में हो जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे बड़े बड़े चैप्टर्स भी है बेटा जी, यकीन मानिएगा उनको भी हम कोशिश करेंगे 1 घंटे में। 1 घंटा नहीं तो 65 मिनट, 70 मिनट, 75 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं खींचेंगे, ताकि बच्चों को लगे कि यार हर 1 घंटे में हम एक चैप्टर पूरा फिनिश कर सकते हैं। सफलता सीरीज का आगाज है। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने ये वाला चैप्टर क्यों उठाया, आप क्लास 12th का उठा लेते। मैं क्लास 12th का ही उठाऊंगा बेटा, डोंट वरी। मैं स्थिर वैद्युत की ही चालू करूंगा, लेकिन स्थिर वैद्युत की चालू करने से पहले, या इलेक्ट्रोस्टैटिक या मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकरण, विद्युत धारा के चुंबक या चुंबकत्व वाली चीजें पढ़ने से पहले आपको सदिशों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। देखिए, पूरी फिजिक्स का ना बेसिक पार्ट है, ये पूरी फिजिक्स का बेसिक पार्ट है। अगर आपको ये बहुत अच्छे से आता है ना, तो आपकी बहुत सारी समस्याएं वैसे ही हल हो जाएंगी। तो हम बेटा जी बिल्कुल शुरुआत से शुरू कर रहे हैं, 1 घंटे में एक चैप्टर। तो कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो यार मुझे फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए, अपने यार दोस्तों तक इस सेशन को शेयर कर दीजिए। और हाँ, अगर अभी तक भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चाहिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बेटा जी, आगे चलते हैं, कहानी की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले भी मैं आपको एक और बहुत तगड़ी चीज बता देता हूं। क्या जिन भी बच्चों ने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया है, तो जाइए रैंक प्लस का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। सर फायदा क्या है? आपकी वीडियो तो हम यूट्यूब पे भी देख लेते हैं, हम क्यों देखें ऐप पर जाकर? रीजन बताऊंगा। दिल में बैठे, दिमाग में बैठे तो करना, वरना यूट्यूब पे पढ़े रहना। सबसे पहले तो यूट्यूब एक भड़काने का बहुत तगड़ा मीडियम है। मतलब आप रास्ता भटक जाओगे। आप मेरी वीडियो देखते देखते आपका मन किया अरे नहीं, टाइम पास करते हैं, रील देखते हैं, पतली कमरिया मोरे हाय हाय, नहीं देखना। ऐप पर आओगे, ये सब चीजें नहीं मिलेंगी आपको, सिर्फ पढ़ाई की वीडियो मिलेंगी। पहली चीज तो डिस्ट्रक्शंस खत्म। दूसरी चीज बेटा जी, जब आप ऐप पर आते हो ना, तो आपको लगता है कि मैं पढ़ाई करने जा रहा हूं। इट इज लाइक कि मैं स्कूल जा रहा हूं तो पढ़ाई ही करने जा रहा हूं। लेकिन अगर मैं गार्डन में बैठ के और आपको बोलूं कि पढ़ाई कर ले, आपके दिमाग में 50 चीजें होंगी कि पढ़ाई भी करनी है, लेकिन गार्डन में तो मस्ती भी कर सकता हूं। इट इज लाइक यूट्यूब, कि मैं पढ़ाई तो कर सकता हूं, लेकिन मस्ती भी तो कर सकता हूं, मस्ती की वीडियो भी तो देख सकता हूं। समझ में आया? तो माइंडसेट फोकस्ड है। अगर, और हाँ, दूसरी चीज, हमने बच्चों के लिए हमारे जितने भी प्रीमियम कोर्सेज है बेटा जी, वो हमने सब फ्री कर दिए। आपको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। आप जैसे यहाँ पर फ्री पढ़ रहे हो ना, आप ऐप पर फ्री पढ़ लो, लेकिन आपको उसकी चाबी लेकर जानी पड़ेगी मुझसे। और चाबी पता है क्या है? ये कोड है बेटा, सौरभ 100, SOURABH 100। बच्चे ना कई बार शिकायत करते हैं कि सर आपका कोड नहीं लग रहा। वो इसलिए नहीं लगता क्योंकि बच्चे एग्जैक्ट ये टाइप नहीं करते। आपको एग्जैक्ट यही टाइप करना है। कैपिटल लेटर बड़े अक्षरों में लिखा है तो बड़े अक्षरों में लिखना है, स्मॉल लेटर्स में नहीं लिखना। कोई गैप नहीं देना। बच्चे 100 के बीच में और सौरभ के बीच में गैप दे देते, ये भी नहीं देना। आपको जैसे लिखना है ना, एग्जैक्ट वैसे कॉपी कर लेना है और फिर कोड लगाना है। कहां लगाना है, कैसे लगाना है, वो भी तरीका मैं आपको बता देता हूं। बेटा जी आ जाइए, सच बता रहा हूं, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा पर सबका अधिकार है, और उसी अधिकार के ध्यान में रखते हुए हमने हमारी क्लासेस फ्री कर दी। करना क्या होगा बेटा जी, सबसे पहले तो आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। ऐप डाउनलोड करने के बाद जैसे ही आप ऐप पर क्लिक करोगे, आपके सामने ये पेज दिखेगा। अब आपको लॉगिन करना है बेसिकली। तो आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद OTP के लिए रिक्वेस्ट करनी है। OTP आएगा, OTP यहाँ पर डालना, वेरीफाई OTP करोगे। वेरीफाई OTP के बाद ये पेज खुलेगा। यहाँ पर आप कौन सी क्लास में हो, 12th में हो, 12th प्लस में हो, 11th में हो, JEE मेन, नीट, जो भी है, यहाँ पर आप सेव कर दोगे। सेव करने के बाद जब आप अगला पेज पर आओगे, सेव करते ही अगला पेज आपके सामने ये दिखेगा बेटा जी। सेव करते ही अगला पेज ये दिखेगा। आप स्क्रॉल डाउन करोगे, देखो लिख रहा है ना नीचे तीर का निशान ऐसे बन रहा है। आप स्क्रॉल डाउन करोगे। जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करोगे ना बच्चे,
तो आपको लॉक्ड कोर्सेज पर जाना है। किस पर जाना है? लॉक्ड कोर्सेज पर जाना है। ये है लॉक्ड कोर्सेज का, है ना। यहाँ पर तीन चीजें आपको दिखेंगी, एक खुला ताला दिखेगा, एक बंद ताला और एक गिफ्ट बॉक्स। आपको बंद ताले वाले पर क्लिक करना। बंद ताले वाले पर क्लिक करोगे, जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने ये खुल जाएगा। आपको कौन सा बैच लेना है? अगर मैं 12th पास हूं तो मैं लीडर बैच ज्वाइन करूंगा। कौन सा बैच? लीडर बैच। तो यहां पर लिख रखा है लीडर जेई फॉर जेई 2025 बेसिक लीडर जेई, है ना। आप ये वाला कोर्स हमारा ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के बाद अब जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे, हल्का सा स्क्रॉल डाउन करोगे, आपके सामने ये आ जाएगा। अब जैसे ही आपके सामने ये आएगा, आपको दिखेगा अरे ये तो पैसे मांग रहे हैं 5,000 रुपए, 4,999 रुपए। बस इसी 4,999 रुपए को खत्म करना है। खत्म करने के लिए आपको सौरभ 100 मतलब 100% फ्री दे दिया मैंने आपको। ये बेटा जी यहाँ पर कोड लगाना पड़ेगा। अब है ना, यहाँ पे लिखा ना एंटर प्रोमो कोड SOURABH 100 और अप्लाई कर देना। जैसे ही अप्लाई करोगे आपको दिखेगा अरे ये तो 0 हो गया अमाउंट। क्या हो गया बेटा जी? 0 हो गया। और अमाउंट 0 हो गया तो एनरोल नाउ कर लेना। एनरोल नाउ करते ही स्वागत है आपका रैंक प्लस पर। एंजॉय करिएगा हमारी फ्री क्लासेस को। और हमारी जो क्लासेस चलती है ना बेटा जी, मैं आपको बता देता हूं अगर आपको नहीं पता, डेली दोपहर में 3:30 बजे से, डेली दोपहर में 3:30 से 8:30 बजे तक, 8:30 तक डेली क्लासेस चलती हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है, हर एक लेक्चर को डिटेल में पढ़ना है, एंजॉय करना है, फ्री में आ जाओ बेटा। जो जिन चीज़ों के हम पैसे ले रहे थे कुछ नहीं ले रहे अब, फ्री में। या लोग जिन चीज़ों के पैसे ले रहे ना, हम नहीं ले रहे उन चीज़ों के। बस आपको आना है और आपको ज्वाइन होना है। तरीका मैंने बता दिया। शुरुआत करते हैं बेटा जी सदिश की। देखिए इसके नोट्स मैं खुद ही बनवा दूंगा। कारण है बेटा जी बहुत बड़ा चैप्टर तो है नहीं, है ना, बहुत बड़ा चैप्टर तो है नहीं, तो हम खुद से भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो थोड़ा सा कोल्ड हो गया है मेरे को, अब सुनिए। तो बेटा जी सदिश नाम के चैप्टर में देखिए भौतिक राशियां जो होती हैं उनको हमने अलग अलग वर्गीकरण उनका किया है। जैसे निर्भरता के आधार पर हमने वर्गीकरण किया है। तो निर्भरता के आधार पर फिर वो मूलभूत राशियां हैं, व्युत्पन्न राशियां हैं, उन पर नहीं जाना। हमें जो इस चैप्टर में पढ़ना है वो पढ़ना है दिशात्मक गुणों के आधार पर वर्गीकरण। तो बेसिकली हमारे पास भौतिक राशियां हैं। थोड़ी सी स्पीड पकड़ लेंगे। अब भौतिक राशियां हैं क्योंकि 1 घंटे में इसको खत्म कर देंगे, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। भौतिक राशियां हैं। भौतिक राशियों में हमने सबसे पहले मैंने बोला कि दिशात्मक गुणों के आधार पर, नोट बनाते रहना, नोट्स, दिशात्मक गुणों के आधार पर वर्गीकरण, दिशात्मक गुणों के आधार पर वर्गीकरण, जिसमें हमने बोला है दिशात्मक गुणों के आधार पर वर्गीकरण में हमने बोला है कि भैया कुछ भौतिक राशियों को मैं अदिश बोलूंगा और कुछ भौतिक राशियों को मैं सदिश बोलूंगा। और हमें जो पढ़ना है, हमें ये पढ़ना है। लेकिन सर सदिश पढ़ने से पहले थोड़ा सा अदिशों के बारे में जान लेते हैं। तो अदिशों के बारे में अगर मैं बताऊं तो अदिश राशियां वे राशियां होती है जिनमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। परिमाण हो, देखिए जिनमें केवल दिशा की आवश्यकता नहीं होती। मतलब अगर मुझे किसी भौतिक राशि को परिभाषित करना है ना, तो मैं बोल दूंगा कि सीधा सीधा ये है इसका परिमाण, उससे भी परिभाषित हो जाएगी। अर्थात मैं बोल लूंगा यार दिशा की जरूरत नहीं है, क्यों यूज कर रहे हो भाई दिशा। जैसे सपोज द्रव्यमान, मैंने बोला कि फल इस चीज का, मान लीजिए ये 100 ग्राम है, मान लीजिए 100 ग्राम है, तो तुमने क्या बोला कि सर इसका द्रव्यमान 100 ग्राम है, या ये 1 किलोग्राम का है। सपोज 1 किलोग्राम का है, तो मैंने बोला कि भैया ये 1 किलोग्राम का है। क्या तुम्हें इसके दिशा की जरूरत पड़ी? लेकिन अगर मैं वही बल की बात करूं तो मैंने बोला कि देख मैंने 10 न्यूटन का बल इधर लगाया, अब इधर लगाया तो अलग महत्व है, इधर लगाया तो अलग महत्व है,
इधर लगाया तो अलग में है। तो तुम क्या बोलोगे कि सर बल में दिशा की जरूरत है, यानी कि कुछ भौतिक राशियां ऐसी होती हैं जिनमें दिशा की आवश्यकता होती है, लेकिन कुछ में होती ही नहीं है दिशा की आवश्यकता। तो हमने इस तरीके से सदिश और अदिशों में बांटा है कि भैया ऐसा करो, आपको दिशा की जरूरत है, आप सदिश राशि कहलाएंगे, आपको दिशा की जरूरत नहीं है। परिमाण दोनों में होगा, परिमाण दोनों में, क्योंकि भौतिक राशि को लिखते ही हम n इंटू यू से, है ना। पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। अदिश राशि है जिसमें परिमाण भी होगा और दिशा की आवश्यकता नहीं होगी, है ना। वे अदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनमें केवल परिमाण होता है, परंतु उनमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। अब सदिश की बात कर लेते हैं। अब देखिए सदिश में और एक चीज बताता हूं, वो भी आएगा। सदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनमें परिमाण भी होता है, दिशा की भी आवश्यकता होती है, और एक और नियम है, मतलब है सदिश के त्रिभुज योग नियम की, है ना। सदिश के त्रिभुज योग नियम, त्रिभुज के ऐसे लिख लो, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, ऐसे इंग्लिश में लिख दूं क्या, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन सदिश योग नियम की पालना करती है। त्रिभुज के सदिश योग नियम की पालना करते हैं, बोल दिया है मुंह से, त्रिभुज के सदिश योग नियम की पालना करती है। अगर ये तीनों चीजें हैं तो हम बोल देंगे कि भैया आप एक सदिश राशि कहलाओगे, आप एक सदिश राशि कहलाओगे। तो सदिशों के बारे में बता दिया, परिमाण होगा, दिशा होगा, और ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करेगा। लेकिन अदिश में सीधी सीधी सी बात है भैया, केवल परिमाण होगा, दिशा की जरूरत नहीं है। उदाहरण के तौर पर अगर आप मुझसे लिखवाना चाहो तो मैं बोल दूंगा कि ले भैया द्रव्यमान, ले भैया चाल, ले भैया समय, ले भैया ऊर्जा, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। अगर इसमें मुझसे आप बात करो उदाहरण के तौर पर, तो उदाहरण के तौर पर मैंने बोल दिया ले भैया बल, ले भैया संवेग, ले भैया आवेग इत्यादि, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, बहुत सारी। क्लियर है। तो अब सदिश राशियां हैं तो सदिश योग करेंगे, है ना। बल तो लिख दिया मैंने, है ना। वेग लिख सकते हो, त्वरण लिख सकते हो, विस्थापन लिख सकते हो, यहाँ पर दूरी भी लिख सकते हो अदिशों में। खैर, तो अगर सदिश राशि है तो सदिश योग करेंगे, नहीं है तो सीधा सीधा बीजगणितीय योग कर ही रहे थे अब तक तो हम। तो अब हमें ना थोड़ी सी मैथमेटिक्स लगेगी, है ना, थोड़ा सा हमें सदिश योग नियम लगाना पड़ेगा। खैर, इतनी बात समझ में आई। कितने बच्चों का परिमाण का मतलब समझाता हूं, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा बेटा, ज्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं है, बहुत छोटा सा चैप्टर है, लेकिन बच्चों को समझ में आना चाहिए। परिमाण किसे कहते हैं? देखिए परिमाण, जैसे मैंने बोला कितना, बेसिकली अगर देशी भाषा में बोलूं ना कितना, उदाहरण के तौर पर ऐसे समझ, मैंने बोला ये सीधी सड़क है और एक कार है, मैंने बोला एक कार है जो कि बहुत तेज जा रही है ना। मैंने बोला अरे भाई पता है तुझे ये कार है ना बहुत तेज जा रही है, पर बहुत तेज कितना पूछोगे ना मुझसे। अरे मैंने बोला कि यार एक कार बहुत तेज जा रही थी, तुम्हारा अगला क्वेश्चन पता है क्या होगा? कितनी तेज। तो ये जो कितना मैं बता दूंगा ना कि यार ये तो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही थी, 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो तुमने क्या बताया? तुमने बेसिकली इसका परिमाण बता दिया। तो भौतिक राशि को अगर हम लिखते हैं ना बेटा, तो n इंटू यू के पदों में लिखते हैं, n इंटू यू के पदों में, आंकिक मान और मात्रक, है ना। आंकिक मान हो गया 100 और मात्रक हो गया किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा बेसिकली चाल या वेग को दिखा रहा है। अभी के लिए हम दिशा की बात नहीं कर रहे, तो हम बेसिकली बोल रहे हैं कि चाल है। तो ये मेरे पास क्या आ गया? ये मेरे पास चाल आ गया। क्या आ गया? चाल आ गया। तो चाल एक भौतिक राशि है जो n इंटू यू के पदों में लिखी जाएगी, n इंटू यू के पदों में, और ये हमेशा कांस्टेंट होती है। और n इंटू यू का गुणनफल हमेशा नियत होता है। ये हम पढ़ेंगे जब मात्रक और मापन चैप्टर पढ़ेंगे। कहानी क्लियर है? परिमाण का मतलब समझ में आया? जैसे और एक एग्जांपल से समझ लो, मैंने बोला कि भैया ये एक लड़का है और इस संदूक को, ये संदूक रखा हुआ है और इस संदूक को 37 डिग्री पर 200 न्यूटन के बल से खींचता है। तो कितने बल से खींचा? तो 200 है ना भाई। हो सकता है दूसरा कोई लड़का होगा वो 100 न्यूटन से खींच पा रहा होगा या धकेल पा रहा होगा, है ना, एनीथिंग। तो
पता चल गया कि भाई बल जो है वो 200 न्यूटन का लग रहा है उस डायरेक्शन में, है ना। इसके घटक लेंगे क्षैतिज ऊर्ध्वाधर, वो अलग चीज है ना। इसका त्वरण नहीं बता रहा हूँ कि 200 न्यूटन के कारण से त्वरण आएगा, नहीं। इसमें जो क्षैतिज त्वरण आएगा वो दूसरे बल के कारण से आएगा, वो 200 न्यूटन के कारण से नहीं आएगा। क्लियर है, यहां तक की कहानी क्लियर है? हाँ या ना का जवाब देते जाना भैया, मामला सेट है क्या? चलिए अब आ गया यहाँ तक, तो अगली हेडिंग लगाएंगे। मैं ना एक काम करता हूँ, है ना, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ तक ये चीजें समझ में आ गया। इसको मैंने पहला नाम दे दिया, इसको मैंने दूसरा नाम दे दिया, मैं नंबरिंग कर देता हूँ, है ना। सदिश का निरूपण, सदिश का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। सदिश को निरूपित कैसे करते हैं? इसे एक तीर के निशान द्वारा निरूपित किया जाता है। और इसकी जो लंबाई होती है, इसकी जो लंबाई है, ये बेसिकली परिमाण दिखाती है, ये बेसिकली एक परिमाण दिखाती है। तो मैंने बोल दिया कि यार ये ए से लेकर बी तक, ए से लेकर बी तक एक सदिश है, तो ये ए बी सदिश है। क्या नाम है इसका? ए बी सदिश है। और इसका जो परिमाण है वो इसकी बेसिकली लंबाई है। सदिश के पास होता ही क्या है? दिशा है और परिमाण है। भाई सदिश के पास तो दिशा भी है और परिमाण भी है। तो दिशा तो मैंने बोल दिया ए से बी की तरफ है ना। और परिमाण जो हो जाएगा वो इसकी लंबाई हो जाएगी। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि यार ये जो है ना, ये पूंछ है, ये पूंछ है और ये सिर है। क्या है बेटा जी? ये सिर है। तो ये पूंछ है और ये सिर है, और इसकी जो लंबाई है बेसिकली वो क्या हो जाएगी? हमारी परिमाण हो जाएगी। यहां तक की कहानी क्लियर है? क्लियर है, बोलिए। चौथा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर आ गया। तो दो सदिशों के मध्य कोण देखना बताता हूं अब आपको। दो सदिशों के मध्य कोण। अरे हाँ या ना समझ में आ रहा है क्या? कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको समझ में आ रहा है? एक बार मुझे फटाफट से हाँ या ना का जवाब दे दो। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैसे निकालेंगे, उसके एक दो पॉइंट्स है छोटे छोटे, मैं वो बता दूंगा। मजा आ रहा है क्या? देखिए ऐसे होते हैं टिप्स में, अगर तुम्हें पूरी, अगर तुम बोलते हो ना कि फिजिक्स समझ नहीं आती, बताऊं क्यों नहीं आती? क्योंकि हमें पॉइंट्स याद नहीं है। तुम मेन हेडिंग्स भी याद रख लोगे ना, तुम्हें कंटेंट याद आने लग जाता है ना। इसीलिए बोलते हैं ना कि पहले बाउंड्री तैयार करिए। अंदर बाउंड्री इज लाइक ए चैप्टर। पहले तो आपको सिलेबस याद करना है कि यार मेरे फिजिक्स के सिलेबस में ये चैप्टर्स हैं और ये से चैप्टर में ये टॉपिक्स हैं। अगर तुम्हारे दिमाग में ये चीज क्लियर है ना, मैं लिख के दे सकता हूं कि आपके 10 से 20% मार्क्स ज्यादा आएंगे। फिक्स है ये चीज। अगर आपके 10 किसी भी बच्चे के कंपेयर में 10 to 20% मार्क्स ज्यादा आएंगे, अगर आपके दिमाग में ये चीज फिक्स है कि यार मेरे पास इतना सिलेबस है, मेरे सिलेबस में ये चैप्टर्स हैं और ये टॉपिक्स हैं, फिर आप क्या कर सकते हो? आप बैठे हो ना तो भी चैप्टर्स का रिवीजन कर सकते हो। जैसे सपोज मेरे दिमाग में इतना पता है कि यार ये सदिश नाम का चैप्टर है, इसमें सदिश नाम के चैप्टर में सर ने 15 टॉपिक पढ़ाए है ना। जैसे अभी नंबरिंग चल रही है ना, चौथे नंबर का टॉपिक है क्या है? दो सदिशों के मध्य। मान लीजिए ऐसे सर ने 15 टॉपिक पढ़ाए, वो 15 टॉपिक आपको याद है। आप बैठे रहो, चेयर पे बैठे हो, कहीं भी बैठे हो, मैं तो कह रहा हूँ ट्रेन में बैठे हो, कॉपी की भी जरूरत नहीं है, आपने अच्छे से रिवीजन कर रखा है, तभी तो वो बहुत अच्छे से 15 टॉपिक याद है। आपने बैठे, अच्छा आंख बंद कर ली, सदिश, यार सबसे पहले तो सदिशों को ऐसे ऐसे बोलते हैं, अदिश होती है, सदिश होती है, सदिश में हम ये चीज़ करते हैं, परिमाण नाम की जो चीज़ होती है उसको ऐसे होता है, n इंटू यू होता है। और फिर हमने सदिशों का निरूपण कर लिया, सदिश को तीर के निशान द्वारा व्यक्त करते हैं। इसकी जो रेखाखंड की लंबाई है, जो बेसिकली तीर की लंबाई है, वो हमारा परिमाण हो जाएगा। इसकी दिशा में पता ही है, पूंछ होती है, सिर होती है। और अब हम दो सदिशों के मध्य का कोण देखेंगे, फिर दो सदिशों के बाद फिर हम इस सदिश को घटकों में तोड़ना बोल देंगे, और बहुत सारी चीज़ें। सदिशों के प्रकार मैंने अभी आपको नहीं बताया, लेकिन वो थ्योरेटिकल टॉपिक है, वो बताने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने नहीं बताया। सदिशों के प्रकार में अगर आप देखो तो बहुत सारे तरीके, 13 प्रकार है सदिशों के, है ना। एकांक सदिश मुझे पढ़ाना है, एकांक सदिश मैं आपको पढ़ा दूंगा बस, उसमें से। क्लियर है? समांतर सदिश होता है, प्रति समांतर सदिश होता है, समान सदिश होता है ना, विपरीत सदिश हो जाएगा, फिर वो संगामी सदिश हो जाएगा, उभयनिष्ठ संगामी सदिश हो जाएगा, बेसिकली शून्य सदिश हो जाएगा, एकांक सदिश हो जाएगा, है ना। बहुत सारी चीजें हैं। तो अभी के लिए जो काम की चीजें हैं, इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो मैं पूरा ही कवर कर दूंगा, ऑलमोस्ट कवर कर दूंगा, ये मान के चलना। दो सदिशों के मध्य का कोण है, सबसे पहले तो पूंछ से पूंछ के मध्य, ऐसे लिख लो, पूंछ से पूंछ
के मध्य का, पूंछ से पूंछ के मध्य का कोण, या सिर से सिर के मध्य, सिर से सिर के मध्य का कोण, पूंछ से पूंछ के मध्य का कोण या सिर से सिर के मध्य का कोण देखूंगा। और दूसरी चीज है ना, छोटा वाला कोण कंसीडर करेंगे, छोटा कोण कंसीडर करेंगे। तेजी भाषा में नोट्स बना लो, छोटा कोण कंसीडर करेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने बोला कि एक सदिश है आपके पास और एक और सदिश है आपके पास। मैंने बोला कि ये ए सदिश है जिसका परिमाण ए है और ये बी सदिश है। चलो ऐसे लिख लो, ए सदिश और बी सदिश। इन दोनों के मध्य में जो कोण दे रखा है बेटा जी, वो दे रखा है 30 डिग्री। अब बताओ दोनों के बीच में कोण कितना आएगा? तो तुमने बोला सर 30 ही आंसर है। मैंने कहा कैसे? तुमने बोला सर देखिए दोनों सदिशों की पूंछ यहाँ पर आ रही है। मैंने बोला हमेशा जो कोण देखेंगे वो दो सदिशों के मध्य जो कोण देखेंगे वो पूंछ से पूंछ होनी चाहिए। दोनों सदिशों की पूंछ को ले आओ, दोनों सदिशों की पूंछ को ले आओ या दोनों सदिशों के सर को ले आओ। यहां पर पूंछ ऑलरेडी है तो सर को लाने की, सिर को लाने की जरूरत नहीं है। तो दोनों सदिशों की पूंछ आ गई। इसके मध्य का कोण देखेंगे तो भैया दोनों सदिशों के मध्य का कोण जो है वो 30 डिग्री आ जाएगा। अब मैंने न्यून कोण या नॉट न्यून कोण, छोटा कोण क्यों बोला? क्योंकि बेटा जी पूंछ से पूंछ के मध्य का कोण तो ये भी बैठ सकता है 330 डिग्री। आपसे किसने बोला कि आप केवल इसी नजरिए से देखो? तो ये भी तो नजरिया हो सकता है। एक नजरिया तो ये रहा यार, पूंछ से पूंछ ये भी तो है, इसलिए छोटा वाला कंसीडर करेंगे। क्लियर है? यहां तक की क्लियर है? अरे बोलो, यहां तक क्लियर है कहानी? चलो तो अब एक दो छोटे छोटे एग्जांपल करते हैं, मजा आएगा। चौथा टॉपिक ही चल रहा है अभी, दो सदिशों के मध्य का कोण, है ना। ये ए सदिश है और ये बी सदिश है। अब बताओ ये 60 डिग्री। अब बताओ दोनों सदिशों के मध्य का कोण, तो तुम कैसे बताओगे? तुम बोलोगे सर देखिए ये तो है बी सदिश। बेटा सबसे पहला काम, एक ही काम किया करो। क्या किया करो? एक्स और वाई अक्ष खींच लो, सबसे पहले काम। और एक मूल बिंदु पर लाने की कोशिश करो इनको। देखो सबसे सिंपल तरीका, मूल बिंदु पर लाने की कोशिश करो। अब देखो पूंछ को मूल बिंदु पर। अब ये बी सदिश को तो मैं ऐसे ही बना दूंगा। बी सदिश ने मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ा, क्योंकि बी सदिश की तो ऑलरेडी पूंछ मूल बिंदु पर है। बी सदिश की तो, हाँ या ना? तो बी सदिश तो है। यार ये जो ए सदिश है ना, इसको थोड़ी तकलीफ है। ये ए सदिश ये है, नहीं समझे आप? ए सदिश ये है, ये ए सदिश है। अब ये एंगल 60 है। अगर बेटा जी मैं इसको नीचे लेके जाऊं, अगर ये एंगल 60 है तो इस बार ये एंगल 60 हो जाएगा, तो ये एंगल 30 हो जाएगा, और ये 90 है तो ये कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। तो ये क्या आया? ये ए सदिश आया, इसको हटा दो। अब क्या दोनों सदिशों की पूंछ आ गई? क्या दोनों सदिशों की पूंछ आ गई? बी सदिश ये रहा, ए सदिश ये रहा। अरे यार यहां पर था लेकिन इसका सिर आ रहा था, मुझे सिर नहीं चाहिए, मुझे पूंछ चाहिए। तो मैंने क्या बोला कि एक मुक्त सदिश को स्पेस में कहीं भी स्थानांतरित कर दूं, बस उसकी दिशा और उसका परिमाण मत बदलना, उस सदिश का मतलब नहीं बदलेगा। तो ना तो मैंने दिशा बदली और ना ही मैंने उस सदिश का परिमाण बदला। ना तो मैंने दिशा बदली और ना ही मैंने उसका परिमाण बदला। दिशा भी इधर है, परिमाण है ही है जितना ही है। तो ये अगर 60 है तो ये एंगल 60 है। थोड़ी बहुत गणित लगा ली, ये 30 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, तो ये 120 हो जाएगा। तो अब बेसिकली ये जो डायग्राम बना ना, बेसिकली ये आपके सामने ये इस तरीके का डायग्राम दिख रहा होगा बेटा। हाँ या ना? हाँ या ना? ये ए सदिश है, तो ये एंगल कितना है? ये 120 डिग्री है। अगर ये 120 डिग्री है तो ये 240 डिग्री है। कौन सा वाला लोगे? छोटा वाला लोगे, तो आंसर 120 डिग्री। दो सदिशों के मध्य कोण देखना आ गया। हाँ या ना? अगली हेडिंग लगाएंगे, आ गया। अगला 5वीं हेडिंग लगाएंगे, सदिश को देखिए एक सदिश को अनंत घटकों में वियोजित कर सकते हैं या एक सदिश को अनंत घटकों में तोड़ सकते हैं, पर मैं बात कर रहा हूं सदिश को दो या लंबवत घटकों में तोड़ना। सदिश को लंबवत घटकों में, अगर लंबवत में तोड़ूंगा तो दो ही घटक में तोड़ सकता हूं। अगर मैं बात करूं त्रिविम वाले की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं एक प्लेन में है तो सदिश है ना। सदिश को लंबवत घटकों में तोड़ना, एक सदिश को लंबवत घटकों में तोड़ना। अब ध्यान से सुनना,
ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। मैंने बोला यहां पर एक बिंदु है, ये एक्स वाई तल है, ये एक्स वाई तल है, इसमें एक बिंदु है P जिसके निर्देशांक हैं x, y। तो तुम क्या बोलोगे कि यार ये एक सदिश है। मूल बिंदु से अगर मैं इस बिंदु P की स्थिति बताऊं, मूल बिंदु से इस P की स्थिति बताऊंगा तो मैं कैसे देखूंगा? वो कहीं दूर, वो कहीं दूर एक बिंदु है, बिंदु P। तो ये बेसिकली मेरे पास एक सदिश आ जाएगा R सदिश। इस R सदिश को हमने इसका परिमाण बोल दिया कि यार इसका परिमाण जो है वो R है। मेरे पास एक सदिश है R सदिश, जिसको हम रिजल्टेंट सदिश बोलते हैं, बेसिकली परिणामी। देखिए परिमाण और परिणाम दोनों में बहुत फर्क है। परिमाण एक सदिश का कितना है, परिणाम इज लाइक दो सदिशों को जोड़ने पर, तीन सदिशों को जोड़ने पर नेट कितना आ रहा है, दिस इज कॉल्ड परिणाम। परिणाम का भी परिमाण होता है, नो डाउट, है ना, क्योंकि है तो क्या, अरे परिणामी सदिश है भी तो है तो कितना, रिजल्ट आया लेकिन रिजल्ट में भी कितना आया, तो वो कितना परिमाण है। बेसिक्स क्लियर है ना? बिल्कुल। यहां से एक लंब गिरा दो, यहां से एक लंब इधर गिरा दो, क्लियर है। अच्छा एंगल जो दे रखा है मान लेते हैं 36 के साथ थीटा डिग्री के कोण पर दे रखा है। अब ध्यान से सुन लेना, थोड़ी सी गणित है। ये बिंदु, अच्छा ये दूरी कितनी हो जाएगी, y हो जाएगी, ये दूरी कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी, हाँ या ना? अरे हाँ या ना? तो ये भी x हो जाएगा और ये भी y। अगर ये y है तो ये y है, ये x है तो ये x है। ये बात तो क्लियर है मेरे बच्चे। अब मैं सदिश को घटकों में तोड़ूंगा, तो मैंने इस सदिश को घटकों में तोड़ने के लिए ऐसे इस्तेमाल कर लिया, है ना। अब ध्यान से सुनना, तो ये वाला कितना आ जाएगा। अब मुझे है ना cos थीटा निकालना है। सपोज मैं cos थीटा निकालूंगा, तो cos थीटा कैसे निकालूंगा, थीटा के सामने वाला लंब है, cos होता है आधार बटे कर्ण, तो ये x है और ये आधार है, तो ये x बटे r हो जाएगा। तो बेसिकली मेरे पास x घटक आ जाएगा r cos थीटा। यानी कि अगर कभी भी मुझे सदिश को घटकों में तोड़ना है तो ये x घटक आ जाएगा r cos थीटा। लेकिन बच्चा इसको रट लेता है, रटना नहीं है, क्योंकि बेटा जी यहाँ sin थीटा भी आ सकता है, डिपेंड करता है कि किस अक्ष के साथ तोड़ा जा रहा है। हमेशा अभी हमें इस सदिश जो r सदिश है वो x अक्ष के साथ थीटा कोण बना रहा है, जो मेरा r सदिश है वो x अक्ष के साथ थीटा कोण बना रहा है, तो मैंने उस अक्ष के साथ तोड़ा, इसलिए मेरे पास आया x बराबर r cos थीटा। अगर मैं यहीं पर लिखूं sin थीटा की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो sin थीटा हो जाएगा मेरे पास y बटे r, लाल बटे कक्का से लंब बटे कर्ण, थीटा के सामने वाला लंब। इतनी मैथ आनी चाहिए। y बराबर हमारे पास हो जाएगा r sin थीटा। तो मेरे पास y बराबर कितना आ गया, r sin थीटा। तो यहां पर आ जाएगा बेटा जी r sin थीटा, है ना। तो ये x और y जो है ना बेसिकली इन दो सदिशों को घटकों में तोड़ने के हैं। तो ये x और y यही है मेरे घटक। तो कभी भी बोलते ना कि भैया सदिश को घटकों में तोड़ो, तो इस तरीके से तोड़ते हैं। अब बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि यार x अक्ष पर हमेशा cos आता है, नहीं आता। कहानियां बदल भी सकती हैं। कैसे? सुन, ये x अक्ष और ये y अक्ष है। अगर इसी सदिश को, ये जो r सदिश है जिसका परिमाण मैंने r लिख रखा है, इसी सदिश को मैं एंगल y अक्ष के साथ दे देता, थीटा। थीटा जो है अगर मैं y अक्ष के साथ दे देता तो बेटा इस बार कहानियां दूसरी होती। जिस अक्ष के साथ तोड़ रहे हो, इस बार मैं y अक्ष के साथ तोड़ रहा हूं, तो जिस अक्ष के साथ तोड़ रहा हूं उधर cos आएगा। तो y बराबर इस बार r cos थीटा इधर जाएगा, तो इधर y बराबर r sin थीटा इधर जाएगा। तो रटना नहीं है, सॉरी x बराबर r sin थीटा इधर चला जाएगा। तो रटना नहीं है कि x बराबर r cos थीटा फिक्स है, नहीं। कॉमन सेंस लगाना है, किस अक्ष के साथ तोड़ रहे हैं, जिस अक्ष के साथ तोड़ते उधर cos जाता है पल्ली तरफ, दूसरी तरफ sin थीटा चला जाता है। हाँ और ना, क्लियर है। चलिए मेरे पास दो समीकरण मिल गई हैं, एक तो मिल गया है। अब मैं इसको कंसीडर करके चल रहा हूं, वो तो एक उदाहरण मात्र था, निमित्त मात्र है। x बराबर हमारे पास आ जाएगा r cos थीटा, x बराबर आ जाएगा हमारे पास r cos थीटा, और y बराबर आ जाएगा मेरे पास r sin थीटा। दिस इज समीकरण नंबर 1, दिस इज समीकरण नंबर 2, हाँ या ना। दिस इज समीकरण नंबर 1, दिस इज समीकरण नंबर 2। एक काम करते हैं बेटा जी, समीकरण नंबर 2 में समीकरण नंबर 1 का भाग देके देखते हैं। तो ये आ जाएगा y, ये आ जाएगा x बटे, ये आ जाएगा r sin थीटा और ये आ जाएगा r cos थीटा, हाँ या ना। कैलकुलेशन देखते जाना, r से r कट जाएगा, sin थीटा बटे cos थीटा, tan थीटा आ जाएगा, tan थीटा आ जाएगा y बटे x, थीटा आ जाएगा tan इनवर्स y बटे x, हाँ या ना। अरे बोलो, एक काम करते हैं बेटा जी, समीकरण 1 का स्क्वायर कर देते हैं, समीकरण 2 का स्क्वायर कर देते हैं और दोनों को जोड़ देते हैं। जब मैंने समीकरण 1 का स्क्वायर किया तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बराबर r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और y स्क्वायर बराबर हो जाएगा r स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा, दोनों को जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर कॉमन ले लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पूरी दुनिया जानती है 1 होता है आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आर बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हाँ या ना का जवाब देते जाओ। कहानी क्लियर है? कहानी क्लियर है? एक्स बराबर हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर है? कर लोगे। थीटा वीटा निकालना, यहाँ से भी अगर आप टेन थीटा सीधा सीधा निकालोगे तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, लाल बटे कक्का से लंब बटे आधार, थीटा के सामने वाला लंब आधार है एक्स, वाई बटे एक्स, टेन थीटा सीधा सीधा वाई बटे एक्स आ जाएगा, थीटा बराबर टेन इनवर्स एक्स। प्रूफ हो गया। क्लियर है? सदिश को घटकों में तोड़ना आ जाएगा तो एक उदाहरण मात्र कर लेते हैं फटाफट से फटाफट से फटाफट से। मैंने बोला कि मेरे पास एक 10 न्यूटन का बल है और ये 30 डिग्री का कोण है। बताइए घटकों में तोड़िए एक्स और वाई में। कैसे तोड़ेंगे? यहाँ से एक लंब गिराएंगे तो ये हो जाएगा बेटा जी एक्स बराबर आर 10 कॉस 30, इस अक्ष के साथ तोड़ रहा हूँ। कॉस 30 का मान कितना हो जाएगा, √3/2, तो एक्स बराबर आ जाएगा 5√3। अब चूंकि बल है तो न्यूटन में आ जाएगा और वाई बराबर हो जाएगा आर साइन 30, यानी कि वाई बराबर हो जाएगा आर कितना है 10 × साइन 30 आधा, वाई बराबर 5 न्यूटन। तो मेरे पास घटक आ गए, एक्स घटक आ गया 5√3, वाई घटक आ गया 5 न्यूटन है तो न्यूटन, मीटर होता तो मीटर। अरे सदिश बल है तो बल में ही आएंगे, मीटर में है तो मीटर में आएंगे, फलाना है तो फलाने में आएंगे, होना सदिश चाहिए तभी घटकों में तोड़ेंगे। हाँ या ना का जवाब देते जाओ। क्लियर है? चलिए 5वीं हेडिंग खत्म हो गई तो 6ठी हेडिंग लगा लीजिए। दो सदिशों का योग या सदिश योग नियम में आपको बता देता हूं, ध्यान से सुनना कहानी को। मैंने बोला कि मेरे पास एक सदिश है ए सदिश और मेरे पास एक सदिश है बी सदिश, इन दोनों सदिशों को मुझे जोड़ना है और दोनों के बीच में एंगल है थीटा। तो बेटा जी एक काम कर सकते हैं क्या कि यार इस सदिश को तो ऐसे ही रहने देते हैं ए सदिश को, अगर मैं इस सदिश को आगे की तरफ स्थानांतरित कर देता हूं, ध्यान से सुनिएगा कहानी को, तो ये हो जाएगा मेरे पास बी सदिश। तो यार इन दोनों सदिशों का अगर मैं योग करूं तो इन दोनों सदिशों का योग तो मेरे पास ये आएगा। हाँ या ना? आर सदिश हो जाएगा और आर सदिश कितना हो जाएगा, ए सदिश प्लस बी सदिश। क्लियर है? अच्छा ये एंगल थीटा है तो ये एंगल अल्फा हो जाएगा, कारण है अल्फा जो है वो परिणामी कोण है। देखिए बहुत फर्क है, थीटा जो है वो एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए सदिश और बी सदिश के मध्य का कोण है, परंतु अल्फा जो है वो परिणामी कोण है, परिणामी कोण है। बड़ी की मात्रा लगा लेना है ना, परिणामी कोण है या रिजल्टेंट एंगल बोलते हैं इसको। और रिजल्टेंट एंगल मैंने किसके साथ बना रखा है कि परिणामी सदिश का किसी एक सदिश, वो भी क्षैतिज सदिश के साथ है, यानी कि आर सदिश का ए सदिश के साथ बनाया गया कौन है, कौन अल्फा। तो अल्फा हमसे पूछेंगे क्या, हमसे अल्फा पूछेंगे तो बेसिकली अल्फा पूछ लिया मतलब हमसे डायरेक्शन पूछ ली, क्योंकि दो सदिशों को जोड़ोगे तब भी एक सदिश ही मिलेगा और सदिश मिलेगा तो परिमाण भी होगा और दिशा भी होगी। तो दिशा तो मैं अल्फा से निकाल लूंगा, अल्फा निकाल लिया, दिशा निकाल ली, परिमाण मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, इसका छोटा सा डेरिवेशन है, मैं पूरा डेरिवेशन तो नहीं करवाऊंगा, सीधा रिजल्ट लिखूंगा, बस इसको घटक में तोड़ूंगा तो बेटा जी ये आ जाएगा बी कॉस थीटा और ये आ जाएगा बी साइन थीटा। हाँ या ना? अरे बोलो भाई, ये आ जाएगा बी साइन थीटा। तो मेरे पास बेसिकली एक पूरा की पूरा वो बन गया कि ये ए है, इस सदिश का परिमाण ए ले लिया और ये बी कॉस थीटा हो जाएगा और ये बी साइन थीटा हो जाएगा। तो बेसिकली बेटा जी अगर मैं पूरी की पूरी बात करूं तो ये हो जाएगा, ये एंगल अल्फा हो जाएगा, तो ये आर सदिश हो जाएगा और ये ए सदिश प्लस बी सदिश है। अगर इसका परिमाण लिखूंगा तो आर सदिश का परिमाण ऐसे करके लिख दूंगा और ये आर सदिश, ये है रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है? अरे हाँ या ना? तो जो परिणामी सदिश आएगा बेटा जी, वो परिणामी सदिश जो होगा उसका परिमाण इस तरीके से लिखेंगे
आर सदिश का परिमाण, मापांक लगा दो, मोड़ लगा दो, या ए सदिश प्लस बी सदिश कर रहे हैं और इसका मापांक लगा दो, तो कितना आ जाएगा बेटा जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये याद रखना कहानी को, कितने बच्चों को ये याद हो जाएगा, हाँ या ना। आर बराबर आर मतलब परिमाण निकालेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अगर मैं अल्फा की बात करूं तो बेटा जी टेन अल्फा क्या हो जाएगा थीटा के सामने, तो ये हो जाएगा बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो एक सदिश, दो सदिशों को जोड़ेंगे, दो सदिशों जोड़ेंगे तो हमेशा एक सदिश ही मिलेगा और उस सदिश के पास परिमाण भी होगा और दिशा भी होगी। दिशा मेरे पास ये रहा, परिमाण मेरे पास ये रहा, अल्फा निकालो, आर निकालो और दो सदिशों को जोड़ डालो। बात क्लियर है, हाँ या ना, क्लियर है। अब उदाहरण के तौर पर अगर आप मुझसे पूछो, अच्छा एक छोटी सी चीज और बता देता हूँ उदाहरण से पहले, आपको एक स्टैंडर्ड ट्राइंगल याद रहना चाहिए और वो स्टैंडर्ड ट्राइंगल है ये वाला। बेटा ये 5 है, ये 3 है, ये 4 है, तो ये एंगल 53 डिग्री होता है और ये एंगल 37 डिग्री होता है, ये हमेशा याद रखना, ये समकोण है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया साइन 37 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो थीटा के सामने वाला लंब, तो ये हो जाएगा 3/5। अगर मैं आपसे पूछूं कॉस 37 कितना हो जाएगा, तो ये 4/5 हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं साइन 53 कितना हो जाएगा, साइन 53 हो जाएगा 4/5। तो कॉस 53 कितना हो जाएगा, कॉस 53 हो जाएगा 3/5। बस अब ये आ गया तो यहाँ से tan 53 आ जाएगा और यहाँ से tan 37 आ जाएगा। बस ये सारी वैल्यू आपको निकालनी आनी चाहिए। tan 37 कितना हो जाएगा, लाल बटे कक्का से लंब बटे आधार, थीटा के सामने वाला लंब हो जाएगा तो 3/4 और tan 53 हो जाएगा लंब बटे तो 4/3। बस ये याद रखना, अगर ये सब कुछ याद है तो आगे के घटक तोड़ना आसान हो जाएगा। थोड़ा स्पीड है, आई नो कि स्पीड में चल रहा है, लेकिन तुम्हें समझ में सब कुछ आ रहा होगा। एक बार मुझे फटाफट से बता दो बेटा कि सर मजा तो आ रहा है, दो सदिशों को घटकों में तोड़ना आ गया, क्लियर है कहानी, क्लियर है कहानी, क्लियर है। चलिए अब एक काम और करते हैं, अब है ना अदिश गुणनफल पढ़ते हैं, या दो सदिशों का व्यवकलन पढ़ा देता हूं पहले। दो सदिशों का, फिर तो डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट है, दो सदिशों का व्यवकलन। कुछ नहीं करना बेटा जी, कुछ नहीं करना, बस मैं एक फॉर्मूला दे रहा हूं, सब कुछ सेम है। डायग्राम में क्या होता है, इस बी सदिश को माइनस बी सदिश कर दो, ये थीटा है तो वो पाई माइनस थीटा हो जाएगा। तो जो आर सदिश आएगा ना परिमाण, ए सदिश माइनस बी सदिश, दो सदिशों का व्यवकलन, उसका परिमाण का फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab लिख देना और यहाँ कॉस थीटा। या तो ऐसे करके लिख दो, या अगर आपको नहीं लिखना तो आप ऐसे भी लिख सकते हो उसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस करके लिख लो 2ab, परंतु फिर यहाँ पर कॉस पाई माइनस थीटा डालना। एक ही बात, मैं ऊपर वाला इसलिए बोलता हूं ताकि ऊपर वाला याद करना ज्यादा आसान है, कॉमन सेंस लगाओगे तो आ जाएगा कि भैया माइनस है इसलिए माइनस आ गया, वरना लॉजिक जो है वो तो नीचे वाला की तरफ से कि माइनस आता क्यों, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कॉस पाई माइनस थीटा जो होता है वो माइनस कॉस थीटा होता है। दो सदिशों का व्यवकलन आपको क्लियर है, अरे हाँ या ना। ये कौन सी हेडिंग हो गई, छठा हो गया, तो ये 7वीं हेडिंग थी। सातवीं हेडिंग थी, चलिए 8वीं हेडिंग कर लेते हैं। दो सदिशों का अदिश गुणनफल डॉट प्रोडक्ट। अगर मेरे पास एक सदिश है ए सदिश और एक सदिश है बी सदिश, तो बेटा जी इसका ए सदिश का परिमाण बी सदिश का परिमाण कॉस थीटा। आपको लग रहा होगा ना, अरे सर ये क्या हो गया पल भर में, अरे सर ये क्या हो गया पल भर में, ये तो चैप्टर ही समापन की ओर आ गया। मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको जरूरत है वो मैंने आपको करवा दिया इस चैप्टर के अंदर, यकीन मानिएगा इससे ज्यादा नहीं आएगा। हमें जो यूजेस है ना, जो फिजिक्स में जो यूजेस आएंगे ना, मैंने वो करवा दिए बेटा जी, है ना।
कैसा लग रहा है एक बार मुझे कमेंट करके तो बता दो। मैं आपसे ज़्यादा बात नहीं कर पा रहा हूँ, मैं आपसे ज़्यादा रूबरू नहीं हो पा रहा हूँ। कारण है उसका बेटा जी क्योंकि समय कम है, पूरा चैप्टर खींचना है, 1 घंटा 1 चैप्टर। प्रॉमिस है तो प्रॉमिस है, सफलता सीरीज है, इस सीरीज को पूरा देख डालो। प्लस ये तो है ही है, ये तो है ही है, ये रिवीजन मान लो। लेकिन अगर डिटेल्ड लेक्चर जानने हैं तो यार आपको एक और तरीका बता रखा है, ऐप पर आ जाइए, हमारी क्लासेस फ्री चल रही है। पर आपको कोड लगाना पड़ेगा मेरा, अगर आप मेरे कोड का इस्तेमाल करोगे तो ही आपको फ्री क्लासेस मिलेंगे। तो कोड लगाना है सौरभ100। लगा दिया? नहीं लगाया तो जाओ ऐप को डाउनलोड करिए, जो तरीका मैंने वीडियो को स्टार्टिंग से बताया है उसका इस्तेमाल कर लीजिए। दो सदिशों का अदिश गुणनफल पढ़ रहे हैं बेटा जी। दो सदिश है, ए सदिश डॉट बी सदिश को डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं बेटा जी। क्या कहते हैं इसको? डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। दो सदिशों का अदिश गुणनफल, दो सदिशों का अदिश गुणनफल, दो सदिशों का अदिश गुणनफल डॉट प्रोडक्ट। अब सुनिए, तो ये आ जाएगा cos थीटा, ए सदिश डॉट बी सदिश, ए बी cos थीटा। तो cos थीटा आ जाएगा मेरे पास ए सदिश डॉट बी सदिश अपॉन ए सदिश का परिमाण बी सदिश का परिमाण। तो यहां से अगर आप थीटा भी निकालना चाहो तो cos इनवर्स ए सदिश डॉट बी सदिश ए सदिश का परिमाण बी सदिश का परिमाण। यहां तक क्लियर है कहानी, ये याद हो जाएगा। अब देखो ध्यान से सुनना बेटा जी, मैं थोड़ा सा आपको एकांक सदिशों के बारे में बता देता हूँ। नवा टॉपिक है एकांक सदिश, यहीं पर बताना पड़ेगा मेरे को। एकांक सदिश क्या होते हैं? एकांक सदिश जिनका परिमाण इकाई होता है। परिमाण क्या होता है इनका? सदिश है तो परिमाण भी होगा और दिशा भी होगा। परिमाण तो हो जाएगा इसका इकाई, परिमाण हो जाएगा इसका इकाई, और इसका इस्तेमाल जो है ना, इस्तेमाल, इसका इस्तेमाल हम दिशा के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? दिशा के लिए। अब जैसे यह है एक्स अक्ष, यह है वाई अक्ष और यह है जेड अक्ष, है ना। तो अगर यह है मूल बिंदु, अगर मुझे इसकी की, अब मुझे एक्स अक्ष की दिशा में कोई सदिश दिखाना है तो बेटा जी मैं ले लूंगा आई कप्पा, आई कैप बोलते हैं, ये इसको बोल दूंगा जे कैप और इसको बोलते हैं के कैप। तो आई कैप, जे कैप, आई कैप, जे कैप और के कैप, मैं बेसिकली कप्पा बोलता हूँ। आई कप्पा, जे कप्पा और के कप्पा। आप जो बच्चे मुझे पहले से ही जानते होंगे उनको पता है कि मास्टर कप्पा बोलता है, परंतु ये है कैप, है ना। एकांक सदिश को दिखाने का तरीका होता है, कैसे प्राप्त कर सकते हैं मैं वो भी बता दूंगा। ये आई कैप, जे कैप, के कैप क्रमशः एक्स, वाई और जेड अक्ष की दिशा में एकांक सदिश है। एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष की दिशा में। अगर मुझे माइनस एक्स अक्ष करना हो तो मैं माइनस आई कैप कर दूंगा, माइनस जे कैप कर दूंगा और माइनस के कैप कर दूंगा। क्लियर है? अब एकांक सदिश को प्राप्त कैसे कर सकते हैं? मान लीजिए मेरे पास एक सदिश है ए सदिश, अगर मुझे इसका एकांक सदिश निकालना है तो कुछ नहीं करना, ए लिख के टोपी लगा देनी है। टोपी, जहां पर भी टोपी दिख जाए, हैट बोलते हैं इसको, कैप, कैप बोलते हैं, इसीलिए वो ए कैप है। इसको क्या बोलते हैं? इसको, इस सिंबल को क्या बोलते हैं? कैप। कैप बोल दो, हैट बोल दो, टोपी बोल दो, है ना। मैं इसको कप्पा बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ इसको? कप्पा। ये देसी वर्ड है, ये कोई टेक्निकल वर्ड नहीं है, है कप्पा करके कहीं लिखा रहता है, अपना अंदाज है, अपना स्टाइल है ये कप्पा। तो अगर मुझे एक कैप निकालना होगा तो मैं कुछ नहीं करूंगा, उसी सदिश में, उसी सदिश के परिमाण का भाग दे दूंगा, उसी सदिश की, तो मेरे पास एकांक सदिश आ जाएगा। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए मेरे पास एक सदिश है ए सदिश और ये दे रखा आई कप्पा प्लस 2j कप्पा माइनस के 3k कप्पा। मुझे एकांक सदिश ज्ञात करना है तो मैं क्या करूंगा? एकांक सदिश में, उसी सदिश में आई कप्पा प्लस 2j कप्पा माइनस 3k कप्पा, उसी सदिश में, उसी सदिश के परिमाण का, आई कैप का आगे का गुणांक 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आई कप्पा प्लस 2j कप्पा माइनस के 3k कप्पा। परिमाण हमेशा धनात्मक होता है तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 4 13, 13 और 1 14, अंडर रूट 14, तो 1/√14, 1/√14 यह आ जाएगा आई कप्पा प्लस 2j कप्पा माइनस के 3k कप्पा। हाँ या ना का जवाब दे दो, मामला सेट है क्या? हाँ या ना का जवाब दे दो, मामला सेट है क्या?
जल्दी, क्लियर है? डल रिस्पॉन्स, डल रिस्पॉन्स क्लियर है? तो दो सदिशों का अदिश गुणनफल आपको क्लियर हो गया, दो सदिशों का अदिश गुणनफल क्लियर हो गया। अब हम थोड़े से एग्जाम्पल कर लेते हैं, फिर उसके बाद दो सदिशों का सदिश गुणनफल। अब देखिए ध्यान से सुनना, मैंने बोल रखा है कि मेरे पास एक सदिश दे रखा है ए सदिश, ध्यान से सुनना, मेरे पास एक सदिश दे रखा है ए सदिश और वो दे रखा है आई कप्पा प्लस जे कप्पा प्लस के कप्पा, और मेरे पास एक सदिश दे रखा है बी सदिश और वो दे रखा है 2i कप्पा माइनस के जे कप्पा माइनस के 2 कप्पा। मुझे अगर ए सदिश डॉट बी सदिश चाहिए तो मैं कैसे करूंगा, आई कप्पा यानी कि आई कप्पा 1 होता है तो 1 इंटू 2 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा और ये माइनस के 2 हो जाएगा। सही है ना, गुना कर रहा हूं भाई, इधर का -2 इधर का 1 तो -2 इंटू 1 -2, इधर का +1 इधर का -1 तो 1 इंटू -1 गुना करना है। तो ये कितना हो जाएगा, दो में से -3 गए तो -1 आ जाएगा। तो बेसिकली आपको यहाँ पर लिख लेना है, आई कप्पा डॉट आई कप्पा आएगा तो 1 आएगा, जे कप्पा डॉट जे कप्पा आएगा तो 1 आएगा, के कप्पा डॉट के कप्पा आएगा तो 1 आएगा। लेकिन अगर आई कप्पा डॉट जे कप्पा आएगा तो 0 आ जाएगा, कारण है थीटा 90। अगर दो सदिश लंबवत है ना भाई, आई कप्पा इधर होगा तो जे कप्पा इधर होगा, तो दोनों सदिशों के मध्य कोण कितना है, 90। अगर थीटा 90 है तो cos 90 कितना हो जाएगा, पूरी दुनिया जानती है 0 है, और अगर cos 90 0 है तो इन दोनों का अदिश तो पूरा 0 है, तो ए सदिश डॉट बी सदिश 0 है, और ए और बी क्या है, आई कप्पा जे कप्पा, तो आई कप्पा डॉट जे कप्पा 0 है। तो अगर लंबवत होते हैं तो उनका अदिश गुणनफल 0 होता है। अगर जे कप्पा डॉट के कप्पा करूंगा तो भी 0 आएगा, के कप्पा डॉट आई कप्पा करूंगा तब भी 0 आएगा। तो यहाँ पर नोट करके लिख सकते हो, अगर कोई दो सदिश आपस में या परस्पर आपस में लंबवत होते हैं तो उनका अदिश गुणनफल 0 है, तो उनका अदिश गुणनफल 0 होता है। थ्योरी करवा दी है मैंने, यहाँ तक क्लियर है? दो सदिशों का अदिश गुणनफल, एकांक सदिश भी क्लियर है। 10वां टॉपिक लगा लो, दो सदिशों का सदिश गुणनफल को बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। देखिए अदिश गुणनफल करने पर हमेशा एक अदिश राशि मिल जा रही थी, सिर्फ संख्या मिलती थी, लेकिन दो सदिशों का सदिश गुणनफल करने से हमें जो मिलेगा ना वो भी एक सदिश होगा। जैसे मैंने बोला मेरे पास एक सदिश है ए सदिश, मेरे पास एक और सदिश है बी सदिश, ए सदिश क्रॉस बी सदिश करूंगा तो ए सदिश का परिमाण बी सदिश का परिमाण साइन थीटा और एन कप्पा। एन कप्पा क्या है, एन कप्पा एकांक सदिश है ना। अब जैसे मैंने बोला कि मेरे पास, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक तल है, ध्यान से सुनना, आपको थोड़ा सा फील कराता हूं। फील ऐसे नहीं आएगा, फील आएगा ऐसे। ये एंगल है थीटा, ये मेरे पास एक सदिश है ए सदिश, एक और सदिश है बी सदिश। अगर मैं ए सदिश क्रॉस बी सदिश करता हूं तो मेरे पास सी सदिश मिलेगा और वो हमेशा लंबवत होगा, ए सदिश क्रॉस बी सदिश, और इसकी दिशा में हमने इसको एक एन कप्पा ले लिया। तो अपनी दाहिने हाथ की उंगलियों को एक ही दिशा में रखिए। अगर मैं ए क्रॉस बी कर रहा हूं तो एक ही तरफ रखिए, ये ऐसे है, तल ऐसे है, एक ही दिशा में रखिए और बी की तरफ घुमाइए। एक ही तरफ रखकर बी की तरफ अगर मैं घुमाऊं तो इधर मतलब ऊपर आ रहा, बेसिकली ये इधर है, ये जो ए है ना वो इधर है, बाहर है। तो एक ही दिशा में रखिए और बी की तरफ घुमाइए तो सी सदिश की जो दिशा है वो ऊपर आ जाएगा। अगर अगर मैं बी सदिश क्रॉस ए सदिश करता तो फिर मुझे माइनस के सी सदिश मिलता। कैसे मिलता, देख बेटा, बी सदिश है ना, बी सदिश क्रॉस ए सदिश, ए इधर है ना,
तो नीचे की तरफ आया, नीचे आया मतलब माइनस सी सदिश हमने ली थी। अगर ऊपर वाला प्लस सी है तो नीचे वाला माइनस सी है। ये वाली कहानी यहाँ तक क्लियर होनी चाहिए। तो ए सदिश क्रॉस बी सदिश, दो सदिशों के सदिश गुणनफल से हमें जो मिलता है वो भी एक सदिश राशि होती है। अगर मैंने बोला कि बेटा मान लेते हैं कि मेरे पास एक सदिश है ए सदिश और वो है ए एक्स आई कप्पा प्लस ए वाई जे कप्पा प्लस ए जेड के कप्पा, और मेरे पास एक और सदिश है बी एक्स आई कप्पा बी वाई जे कप्पा बी जेड के कप्पा। तो अगर मुझे ए सदिश क्रॉस बी सदिश निकालना है तो अब इसका निकालने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है बेटा। क्या करना पड़ेगा आपको? सारणी हल करना पड़ेगा। पहली पंक्ति बिल्कुल फिक्स है, आई कप्पा जे कप्पा के कप्पा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को सारणी आता होगा। कितने बच्चों को आता है? एक बार उठा के दोनों हाथ। कितने बच्चों को आता है? अरे अरे बोल दे लाला, ओ लाला बोल दे कितने को आ रहा है। अच्छा, कितने बच्चे ऐसे हैं जो ये लैंग्वेज जानते हैं? थोड़ा सा भरतपुर वाली जो लैंग्वेज होती है, जो मथुरा ब्रजवासी वाली लैंग्वेज होती है ना, ऐसी बोलते हैं ना? यस, जल्दी। कितने बच्चों को आता है? ऐसे ऐसे बोलते हैं ना। देख, ई एक सदिश दे रहा है ना, मैं थोड़ा सा बोल के दिखाता हूँ आपको, थोड़ा अच्छा लगेगा, है ना। ई हमको एक सदिश दे रहा है, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। हमको बी सदिश भी दे रहा है, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, है ना। हमको क्या करना है? ए सदिश क्रॉस बी सदिश करना है, ए सदिश को गुणनफल करना है, सदिश गुणनफल करना है बी सदिश के साथ। ये पहली पंक्ति है, पहली पंक्ति में जो अवयव रेम है वे तो सब एक जैसे रेम है ना। अब दूसरी और तीसरी पंक्ति के करने, तो सुन लीजिए कहानी को। क्या है थोड़ा सा, ए एक्स, अब नहीं बोलूंगा यार, तुम लोगों को इरिटेशन लग रहा होगा कि पता नहीं मास्टर क्या ही बोल रहा है। ये हो जाएगा ए वाई, ये है ए जेड, ये है बी एक्स, ये है बी वाई और ये है बी जेड। अब क्या करना है बेटा जी? बस इसको सॉल्व करना है। ये सॉल्व करना आता है, यहाँ से हमको ए सदिश क्रॉस बी सदिश। देखिए पहले ए दे रखा है इसलिए दूसरी पंक्ति में ए के अवयव है। अगर हमें पहले बी पूछते और फिर ए पूछते तो यहां पर फिर बी के अवयव डालते। जो पहले दे रखा है ना दूसरी पंक्ति में, वो पहली पंक्ति तो फिक्स है ना बेटा, दूसरी पंक्ति में उसी सदिश के अवयव जाएंगे, है ना। अब इसमें छोटी छोटी सी बातें और हैं कि ए सदिश सॉरी आई कप्पा क्रॉस आई कप्पा 0, जे कप्पा क्रॉस जे कप्पा भी 0, के कप्पा क्रॉस के कप्पा भी 0। लेकिन अब देखो, अब एक और चीज, अगर मुझे आई कप्पा क्रॉस जे कप्पा पूछे तो, मुझे जे कप्पा क्रॉस के कप्पा पूछे तो, और मुझे के कप्पा क्रॉस आई कप्पा पूछे तो। अब देखो इसके लिए आपको एक ट्रिक, आई कप्पा जे कप्पा के कप्पा, आपको आगे वाला देखना है। आपको ऐसे घूमना है क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में घूम रहे हो। आई क्रॉस जे आगे वाला मिल जाएगा, जे क्रॉस के आगे वाला मिल जाएगा, के क्रॉस आई तो आगे वाला मिल जाएगा। अब उल्टा आ जाओ, अगर मुझे ऐसे घूमना पड़ जाए तो अगर उल्टा घूमना पड़ जाए तो मतलब अगर मुझे जे क्रॉस आई कप्पा करना है तो माइनस के, जे क्रॉस आई करोगे तो माइनस, तो अगर एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो तो माइनस ले लूंगा, नेगेटिव, ये पॉजिटिव ले लूंगा, है ना। अगर मुझे के कप्पा क्रॉस जे कप्पा करना है तो माइनस के आई कप्पा, और मुझे आई कप्पा क्रॉस के कप्पा करना है तो माइनस के जे कप्पा कर लूंगा। कहानी यहां तक क्लियर है? कैसी लगी मेरी ट्रिक? कैसा? देखिए समय हो चला है बेटा जी, मैं एक बार समय देख लेता हूं कितना हो गया। हाँ पहले बताओ, 53-54 मिनट का लेक्चर हो चुका है। पहले बताओ समझ में आया या नहीं आया? अरे यार बोलो, क्लियर है? अब ये त्रिक 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 गुणन त्रिक भी वो होते हैं यार, दिक्कोज्जाएं होती हैं। त्रिक छोड़ो, दिक्कोज्जाएं वगैरह के बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली दिक्कोज्जाएं भी मैं आपको बता देता हूं। तो दिक्कोज्जाएं जो होती है, जैसे मैंने बोला है ना, ऐसे समझ ले। कौन से नंबर का टॉपिक? 11वें नंबर का टॉपिक, है ना। ये मेरा मूल बिंदु ले लिया, ध्यान से सुन लेना। और मेरे को एक सदिश दे रखा है, वो भी 3D में मैंने एक सदिश बना रखा है। मैंने एक 3D में एक सदिश बना रखा है ना। ये मेरे पास एक सदिश है, मान लेते हैं कि ये है ए सदिश। तो बेटा जी ये हो जाएगा ए एक्स, और ये सदिश जो है ना वो क्षैतिज के साथ अल्फा बना रहा है, इसके साथ बीटा बना रहा है, और इसके साथ गामा बना रहा है। ये हो जाएगा मेरे पास जेड अक्ष
ये हो जाएगा मेरे पास y अक्ष और ये हो जाएगा मेरे पास x अक्ष। तो ये हो जाएगा बेटा जी, ये हो जाएगा ax, ये हो जाएगा ay, ये हो जाएगा az। तो जो मैं cos अल्फा, cos बीटा है और cos गामा है ना, यही तीनों मेरे क्या कहलाते हैं, दिक् कोज्याएं। तो कभी भी अगर आपसे दिक् कोज्याएं पूछे तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा निकालिए, सॉल्व कर लीजिए। क्लियर है? तो ये कहानी भी मैंने आपको बता दी, ये बता दिया, ये बता दिया। आप मुझे बताओ कैसा लगा चैप्टर। ये पूरा चैप्टर मैं ऑलमोस्ट फिनिश कर चुका हूँ, जहाँ जहाँ जिसकी ज़रूरत थी। ये चीज़ बिल्कुल मत भूलिएगा बेटा जी, कूपन कोड लगाना, मतलब मेरा कोड लगा लीजिए। अगर आप चाहते हैं फ्री में हमारे जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं उनको देखना, उनको एंजॉय करना, तो कोड दे रखा है मैंने आपको सौरभ 100। आप कोड का इस्तेमाल करिए और हमारे बैचेज जितने भी हैं वो सारे फ्री हैं, एंजॉय करिएगा। पहले तो ये बताओ कैसा लगा, जल्दी बता दो मुझे। एक दो सवाल मैं करवा दूं आप लोगों को, थोड़ी तसल्ली आ जाएगी। चलो एक दो सवाल करवाता हूं। सदिश गुणनफल के ऊपर ले लेते हैं, है ना, सदिश गुणनफल के ऊपर ले लेते हैं। ध्यान से सुनना, मैंने बोल रखा है कि मेरे पास एक सदिश है, ए सदिश, आई कप्पा प्लस जे कप्पा माइनस के 2k कप्पा। मेरे पास एक और सदिश दे रखा है 2i कप्पा माइनस के जे कप्पा प्लस के 4k कप्पा। और मैंने आपको बोला है कि मुझे बी सदिश क्रॉस ए सदिश ज्ञात करके बताना है। ए क्रॉस बी नहीं है, बी क्रॉस ए है। तो अब आप कैसे करोगे सर, सारणिक, सारणिक कैसे करते हैं सर, ये आई कप्पा हो जाएगा, ये जे कप्पा हो जाएगा, ये के कप्पा। आपको पूछा क्या है सर, आपसे बी सदिश क्रॉस ए सदिश पूछा है ना, तो पहले बी के अवयव, बी के अवयव क्या है, 2 -1 4, ए के 1 1 -2। इसको सॉल्व कर लो बेटा, जैसे इसको सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, देखो आई कप्पा, ये गया, ये गया। सारणिक हल करना आना चाहिए। मैथ के बच्चे हैं, हमें मैथमेटिक्स वाले सर ने भी पढ़ाया होगा, वरना मैंने भी पढ़ा रखा है आपको। आज नहीं पढ़ाया लेकिन कभी ना कभी इस चैनल पे मैंने पढ़ा रखा है। आप जाइए मेरा वो वीडियो भी देख लेना लाइव में, ठीक है। तुम लोग सो रहे हो क्या, सुबह सुबह का टाइम है बेटा जी, है ना, अभी कितना 7 बज रहा होगा आपकी घड़ी में। खैर सो लीजिए, आई कप्पा, जे कप्पा और के कप्पा। तो आई कप्पा लिख दिया, ये गया, ये गया। -2 × 1 -1 करोगे तो 2 आ जाएगा, 4 × 1 करोगे तो 4 आ जाएगा, 2 में से 4 गए तो माइनस के 2, माइनस के जे कप्पा, ये गया, ये गया। क्रॉस गुना करेंगे तो -2 × 2 करोगे तो माइनस के 4 आएगा, 4 × 1 करोगे तो माइनस के 4 आएगा, -4 -4 माइनस के 8। ओए होए होए होए, ये गया, ये गया। 1 × 2 करोगे तो 2 आ जाएगा, और ये 1 × -1 करोगे तो -1 आएगा, 2 + 1 ये आ जाएगा 3। आंसर आ गया भैया मेरा तो आंसर आ गया कि अगर मुझे B क्रॉस A निकालना है तो माइनस के 2i कप्पा प्लस के 3k कप्पा। अब अगर मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊं, अगर मैं A क्रॉस B बोलूं तो अब बच्चा इसको सॉल्व करेगा। बच्चा इसको कैसे सॉल्व करेगा, इनको ऊपर रखेगा, इनको नीचे रखेगा, फिर सॉल्व करेगा। करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है एक सदिश क्रॉस B सदिश जो होता है वो माइनस होगा B सदिश क्रॉस A सदिश के। याद करो, याद करो कैसे, याद करो। A क्रॉस B जब मैंने निकाला था, A क्रॉस B ऊपर आया था तो B क्रॉस A नीचे आया था, ठीक। माइनस की तो चिन्ह है, परिमाण तो सेम है, सिर्फ दिशा ही तो विपरीत आई है, तो मैंने माइनस का ही तो लगाया है। इसके आगे बस माइनस लगा दो, माइनस का लिख के माइनस के 2i कप्पा प्लस 8j कप्पा प्लस के 3k कप्पा। तो ये आ जाएगा माइनस माइनस, तो 2i कप्पा माइनस के 8j कप्पा माइनस के 3k कप्पा। ये मैंने क्या निकाला, ये मैंने A क्रॉस B निकाला। तो अगर मुझसे B क्रॉस A पूछे तो ये, A क्रॉस B पूछे तो ये। थोड़ा सा दिमाग लगाइए यार, चीजें आपके हाथ में हैं, चीजें बहुत आसान है। जल्दी मुझे बता दो कैसा लगा, फटाफट से। यस, बस अब खत्म करेंगे चीजों को। जल्दी से मुझे एक बार फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए बच्चों, आप लोगों को कैसा लगा लेक्चर, कैसा लगा। ठीक है, अब देखो सदिशों की आप प्रैक्टिस करना, 1-2 मिनट में बात कर लेता हूँ, उसके बाद ज़्यादा 1 घंटा मतलब 1 घंटा फिक्स, 1 घंटे में छोड़ दूंगा। मैंने जो स्पीड पकड़ी थी पूरे लेक्चर में इसीलिए पकड़ी थी कि मैं ताकि बिल्कुल ऑन टाइम इस चैप्टर को खत्म कर दूं। अगर आपको याद है ना, देखो आप बोल रहे अब वैसे इस चैप्टर को आप 7 दिन में पढ़ लो, 8 दिन में पढ़ लो, 10 दिन में, लेकिन वो 10 दिन तब लगते हैं जब हम पहली बार पढ़ रहे हैं। हम इतनी बार अगर पढ़ लेना तो इसी चीज़ को 1 घंटे में भी फिनिश कर सकते हैं। इसलिए बोलते हैं रिवीजन बहुत जरूरी है, मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए चीज़ों का बेटा जी, तब जब एग्जाम टाइम आएगा ना, आप इतनी बार रिवीजन कर लीजिए पूरे सिलेबस का कि जब एग्जाम मान लीजिए आपका जेईई मेन का जनवरी में है,
और 25 जनवरी को मान लीजिए आपका एग्जाम है, 23 या 22 जनवरी को बैठो, 23, 24 और 25 3 दिन में तीनों सब्जेक्ट खत्म, पूरे एक एक दिन में। ऐसे होते हैं रिवीजन, माइंड में बहुत फ्रेश रहती हैं चीजें। और एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि 1 घंटे में पूरा सिलेबस खत्म कर दोगे फिजिक्स का। कैसे? जब एग्जाम सेंटर के बाहर होंगे, आपके पास नोट्स होंगे ना, अगर आपने ढंग से पढ़ोगे, हाँ ये फॉर्मूले, ये फॉर्मूले, ये फॉर्मूले। केमिस्ट्री में हाँ ये कर लूंगा, ये कर लूंगा, ये रिएक्शन है इसका उत्पाद ये बनेगा, ये रिएक्शन है इसका उत्पाद ये बनेगा, ये उत्प्रेरक है, फलाना ढिमकाना, खत्म बात। पर वो रिवीजन करना पड़ता है। हमको टाइम क्यों लग रहा है? क्योंकि हमने चीजें देखी। देखिए रिवीजन का नाम ही है रिवीजन, दोबारा वीजन। री मतलब होता है दोबारा, वीजन मतलब होता है देखना, दोबारा से देखना, दैट इज द मीनिंग ऑफ रिवीजन। अब चीज़ों को देखिए, जितनी बार आप अपनी आंखों के नीचे से चीज़ों को निकालोगे ना, उतनी चीज़ें आपके दिमाग में रहेंगी। ठीक है, क्लियर है? कैसा लगा लेक्चर एक बार मुझे फटाफट से बता दीजिए। आज के लिए बेटा जी इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। उम्मीद करता हूँ आपको